आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। It is the energy released when an extra electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम एक एलिमेंट को एनर्जी देते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। यहाँ पर एक एटम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। बताया भी था, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, या तुम मुझे एनर्जी दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो यहाँ पे एक आयनाइजेशन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन है। अभी तो नाम से ही क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन, तो जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम एन एनायन एक्स नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये नेगेटिव यानी कि एनायन फॉर्म करेगा, और ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और लेस नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एलिमेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, और नेगेटिव भी होगी तो कम नेगेटिव या ज्यादा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, या सिंपल टर्म्स में हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं 17th ग्रुप में, उनकी लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर इन नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, इलेक्ट्रॉन के मिलते ही दे रिक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे अगर कहीं से इनको मिलता है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इमीडिएटली उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज होगी। तो हेलोजेंस के केस में जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दिस इज हाईली नेगेटिव, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उतनी जल्दी एनर्जी वहां पर रिलीज हो जाएगी। वही अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो हम सबको पता है नोबल गैस की जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो फुली फिल्ड होती है, इन्हें इलेक्ट्रॉन की नीड है ही नहीं। फिर भी अगर हम किसी नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करें तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, स्टेबल से वो अनस्टेबल कंडीशन में तो जाना नहीं चाहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही है तो हमें जबरदस्ती उसमें ऐड करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, तो इन सच अ केस एनर्जी भी हमको ही देनी पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपने आप जाएगा नहीं, जो नोबल गैस है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो हमें ही इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा जबरदस्ती, देयरफॉर we'll have to supply energy। तो नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब डिस्कस कर लेते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है X, इसमें हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ये बन जाएगा X नेगेटिव, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया तो यहाँ पे रिलीज होगी एनर्जी, तो ये पहले स्टेप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। उसके बाद अब ये जो X नेगेटिव फॉर्म हुआ, अगर इसमें हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो यू कैन क्लियरली सी नेगेटिव एंड नेगेटिव, वो खुद भी जो आयन एटम था वो अब आयन बन चुका है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव में यहाँ पर हो जाएगा रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर हम ऐड करना चाहें तो हमें ही यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इन दोनों के बीच के रिपल्शन को ओवरकम कर सकें और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश कर सकें। तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि जो सेकंड स्टेप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हो जाती है पॉजिटिव। पहले स्टेप में रिलीज हो रही थी तो वो नेगेटिव थी, लेकिन सेकंड स्टेप में हमें ही सप्लाई करनी पड़ रही है तो ये हो जाती है पॉजिटिव। अब अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहें तो ये जो X2 नेगेटिव फॉर्म हुआ था प्रीवियस स्टेप में, इसमें हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। अब इसका ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, तो नेगेटिव नेगेटिव में यहाँ तो और भी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो जाएगा। अगेन इलेक्ट्रॉन को ऐड अगर करना ही है तो वील हैव टू सप्लाई एनर्जी, तो ये एनर्जी पहले वाले स्टेप से भी ज्यादा हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो तो इट इज द एनर्जी रिलीज when an extra electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। ये जो लास्ट के कुछ वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना आउटर मोस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो आउटर मोस्ट में ही ऐड होगा, अंदर की शेल्स तो पूरी भरी हुई होंगी, फुली फिल्ड होती हैं, उसके बाद ही हम बाहर पहुंचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इनर शेल में ऐड नहीं हो सकता, वो आउटर मोस्ट में ही ऐड होगा। सेकेंडली हम बात करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह
यहाँ भी एक एटम अगर और एटम के इन्फ्लुएंस में होगा तो ये जो एंथैल्पी की वैल्यू है ये हमको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, बिकॉज सबका इन्फ्लुएंस होगा। तो हमें एक एटम को आइसोलेट करना पड़ता है, विच इज पॉसिबल ओनली इन द गैसियस स्टेट, इसीलिए हम बात करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम की। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो यू हैव टू रिमेंबर अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हमेशा इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं रीजन की। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं सबकी सब साइज पे ही डिपेंड करती हैं। नाउ वी नो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है एटम का, डिक्रीज हो जाता है। अब एटम अगर छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बहुत ही पास में होगा, बिकॉज एटम का साइज छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब बहुत पास पास है तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ खींचेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज हो जाएगी। वेयर एज व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब अगर कोई एटम बड़ा होगा, ये रहा उसका न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हमें ऐड करना है वो काफी दूर होगा बड़े साइज की वजह से। अब इतनी दूर से न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा और जैसी अट्रैक्शन कम होगा वहां पे एनर्जी ऑटोमेटिकली कम ही रिलीज होगी। देयरफॉर लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम जाने में इट ऑलवेज डिक्रीजेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो सबसे इजी तरीका है समझने का कि इसको आप कंपेयर कर ले विद द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर सबको पता होगा, जो दो टीम्स होती हैं, बीच में एक रस्सी होती है, रस्सी को खींचने वाला जो गेम है। अब आप खुद ही इमेजिन करके देखो, एक रस्सी है, दो टीम्स हैं, क्या होता है इस गेम में, जो टीम स्ट्रांग होती है वो ज्यादा फोर्स लगाती है, अपनी तरफ खींच लेती है और वो जीत जाती है। इन केस दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ सेम होगी, इन दैट केस कोई भी जीत नहीं पाएगा और सब कुछ सेंटर में ही रह जाएगा, अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे, लोग अपनी अपनी टीम्स में ही रहेंगे। बिकॉज अगर दोनों साइड की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा इन सच अ केस। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जिसे हम H2 लिखते हैं, वी नो दैट H2 में दो हाइड्रोजन्स के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। A single is bond is formed by the sharing of two electrons. तो बॉन्ड का मतलब हमने इसको दो इलेक्ट्रॉन से शो कर दिया। अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली शो कर सकते हैं या वर्टिकली भी शो कर सकते हैं। इसे आप कंपेयर करो, ये दो टीम्स हैं, ये बीच में रस्सी है, दोनों मिलके खींच रहे हैं। अभी क्या है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि बोथ द टीम्स आर सेम, दोनों हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो दोनों में से कोई भी जीतेगा नहीं। ऐसे केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल सेंटर में रह जाता है, ना इसकी तरफ ना इसकी तरफ। लेकिन अगर दोनों टीम की स्ट्रेंथ अलग अलग हो, लाइक HCl, एक टीम H है, दूसरी टीम Cl है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, होने को तो वो सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ सेम नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन स्ट्रॉन्गर होता है। तो जो स्ट्रॉन्गर है वो कोशिश करके क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो वो तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब बॉन्ड बन गया, ये उसके बाद की कहानी है। तो दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या होता है, अगर जैसे क्लोरीन यहाँ पर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, अपनी ताकत तो दिखाएगा। ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के ले जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल बिकम पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्यों बना, ये बना ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए वो शेयर्ड पेयर को सेंटर में ना छोड़ के अपनी तरफ खींच करके ले गया। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं, it is the tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself। अब ये shared pair कहाँ होता है, शेयरिंग हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। तो आप इसको लिखें या ना लिखें, मेन थिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड बना बाय द शेयरिंग, और शेयरिंग के बाद का ये प्रोसेस है जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज नॉट अ मेजरेबल वैल्यू, इसे हम मेजर या कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑल्दो इसके लिए कई सारे स्केल्स डेवलप हुए हैं। जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, सबसे कॉमन जो स्केल है उसे बोलते हैं पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को लिया
ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी कह सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऐसे रफली कुछ वैल्यूज असाइन कर दी गई। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्केल जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन एंड देन कम्स नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन को वैल्यू दी गई है 4 की, फिर 3.5 एंड देन 3, उसके बाद और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं स्केल के हिसाब से। तो ये कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है कि फ्लोरीन की वैल्यू 4 ही होती है, ये सिर्फ कंपैरिजन की बेसिस पे दे दिए गए कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाई दे रहा था तो उसे सबसे बड़ी वैल्यू दे दी गई विच इज इक्वल टू 4। बट ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है, दिस इज ओनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस। बट हाँ, ये जरूर लर्न कर लेना कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फोन। तो फोन वर्ड से आप लोग याद रखना, फोन सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। अब ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स नहीं होती, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स या कांस्टेंट नहीं होती है, दीज वैल्यूज कीप अपॉन चेंजिंग। अब कैसे चेंज करती हैं? तो किस एलिमेंट के साथ उसको जोड़ दिया गया है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। सपोज क्लास में आपके टीचर ने दो दो के पेयर्स बना करके कुछ असाइनमेंट दिया। इफ यू आर ए मीडियोकर, आपको बिल्कुल एक डम बच्चे के साथ बिठा दिया जाए तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं आएगा, और वहीं अगर आपको बिल्कुल एक ओवर स्मार्ट एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे के साथ बिठा दिया जाए तो आप बहुत जल्दी अपना वर्क कर भी लेंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसे यहाँ पर होता है, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको किसके साथ जोड़ा गया है फर्क पड़ता है। तो अगर उसे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही जोड़ दिया गया तो वैल्यू अलग आएगी, और अगर उसे किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले के साथ जोड़ दिया जाए तो वहां की वैल्यू डिफर हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि एक एलिमेंट को किसके साथ अटैच किया गया है। फाइनली अब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में होता है, बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में होता है। अलोंग द पीरियड ये हमेशा इंक्रीज होती है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। अगर कोई एटम छोटा है तो वो जो शेयर्ड पेयर है न्यूक्लियस के पास में होगा, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। वहीं अगर एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर काफी दूर होंगे, वहां से अट्रैक्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना छोटा एटम का साइज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो लेफ्ट टू राइट जाने में साइज हमेशा डिक्रीज होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड टॉप टू बॉटम जब हम अलोंग द किसी एक ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, साइज बड़ा हो जाता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हो जाती है डिक्रीज।